फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल SR सक्सेस टू वर्ड्स में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 उपसंयोजन यौगिक। आज का हमारा टॉपिक है संयोजकता बंध सिद्धांत। तो आज हम संयोजकता बंध सिद्धांत जो कुछ तथ्यों पर आधारित है और संयोजकता बंध सिद्धांत को हम उपसंयोजन संख्या 6 वाले संकुल के उदाहरण से इसे विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आज के टॉपिक को समझने के लिए और इसे इजी बनाने के लिए मैं सीमा मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आज के टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो उपसंयोजी यौगिकों में बंधन की प्रकृति को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए वर्नर का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो इसकी पिछली वीडियो जिसमें हमने वर्नर के सिद्धांत को विस्तार से समझे थे, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आई आइकन पर क्लिक करके वहां से वर्नर के सिद्धांत टॉपिक को विस्तार से समझ सकते हैं। वर्नर सिद्धांत के बाद समय समय पर विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, जिसमें से 4 सिद्धांत मुख्य हैं। फर्स्ट, संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में VBT। सेकंड, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, तो इसे इंग्लिश में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और शॉर्ट फॉर्म में CFT। थर्ड, लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत, लिगेंड फील्ड थ्योरी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में LFT। और फोर्थ, अणु कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MOT कहते हैं। इन 4 सिद्धांतों में हम प्रथम 2 सिद्धांत यानी संयोजकता बंध सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसे हम विस्तार से उदाहरण द्वारा समझेंगे। संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो संयोजकता बंध सिद्धांत को L. पॉलिंग और J.L. स्लेटर ने सन 1931 में प्रस्तुत किया और ये सिद्धांत कुछ तथ्यों पर आधारित है। तो ये तथ्य ये 4 पॉइंट में है। तो फर्स्ट है केंद्रीय धातु आयन की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सेकंड, बंध का प्रकार। थर्ड, संकुल की ज्यामिति। और फोर्थ, संकुल के चुंबकीय गुण। संयोजकता बंध सिद्धांत के इन 4 पॉइंट्स को हम विस्तार से समझेंगे और ये चारों पॉइंट किस प्रकार से उदाहरण में शामिल होते हैं, इनको हम उदाहरण के माध्यम से और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए हम पहले इन पॉइंट्स को समझते हैं। तो फर्स्ट है केंद्रीय धातु आयन की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उपसंयोजी यौगिकों में जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है उसमें अनेक रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। तो इनके रिक्त डी कक्षक उपस्थित होने का मुख्य कारण कि जो लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म दान किया जाएगा उसको स्वीकारने के लिए जो केंद्रीय धातु आयन होते हैं इनके पास डी कक्षक उपस्थित होता है। जो केंद्रीय धातु आयन होते हैं इनकी जो उपसंयोजक संख्या होती है इसके समान ही जो रिक्त S कक्षक, P कक्षक और D कक्षक ये आपस में संकरित होकर के समान संख्या में इसके समतुल्य ऊर्जा वाले संकर कक्षक बनाते हैं जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है। सेकंड, बंध का प्रकार। तो जो उपसंयोजी यौगिक होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि उपसंयोजन यौगिक में लिगेंड के द्वारा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को देकर के उपसंयोजक बनाया जाता है। हर एक लिगेंड में कम से कम एक अल्फा कक्षक रहता है जिसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है। थर्ड, संकुल की ज्यामिति निश्चित होती है। हमने ऐसा क्यों कहा कि संकुल की ज्यामिति निश्चित होती है? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में हमने समझा कि केंद्रीय धातु आयन की मूल अवस्था में
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो डी कक्षक होते हैं ये डी कक्षक उपस्थित होते हैं, मतलब केंद्रीय धातु आयन के पास डी कक्षक उपस्थित होता है ताकि ये लिगेंड से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सके। तो यहाँ पर जो डी कक्षक की बात है तो यहाँ पर दो प्रकार के डी कक्षक भाग लेते हैं। एक तो N-1 डी कक्षक जिसको आंतरिक डी कक्षक कहते हैं, या इसको आंतरिक कक्षक या इसको न्यून चक्रण संकुल कहा जाता है, और दूसरा एन डी कक्षक यानी कि यहाँ पर ये एन डी कक्षक है, ये बाह्य कक्षक कहलाता है या फिर उच्च चक्रण संकुल कहलाता है। सहसंयोजी यौगिकों के बनने में यदि N-1 डी कक्षक भाग लेते हैं तो इस प्रकार के संकुल आंतरिक कक्षक संकुल या फिर न्यून चक्रण संकुल कहलाएंगे, और यदि एन डी कक्षक भाग लेंगे यानी कि बाह्य कक्षक भाग लेंगे तो इसे उच्च चक्रण संकुल कहा जाता है। यहाँ पर हमको N-1 डी कक्षक और एन डी कक्षक में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि N-1 डी कक्षक ये आंतरिक कक्षक है और एन डी कक्षक जो है बाह्य कक्षक है। इसको हम उदाहरण से समझेंगे तो आप ठीक तरीके से इसे समझ पाएंगे। फोर्थ, संकुल के चुंबकीय गुण। तो जैसा कि आप जानते हैं चुंबकीय प्रकृति कहने से मतलब है कि यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो वह संकुल अनुचुंबकीय होगा, और यदि संकुल में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस संकुल की प्रकृति प्रतिचुंबकीय होगी। यहाँ पर हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो संकुल निर्माण होता है इसमें धातु आयन का संकरण कुछ हद तक के लिगेंड की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी कि प्रबल लिगेंड के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन हुंड के अधिकतम बहुलता नियम के विपरीत भी युग्मित होते हैं। यानी कि जैसे हुंड के नियम में कहा जाता है कि पहले जो कक्षक रहते हैं उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर उसके बाद वो युग्मित होते जाएंगे। तो यहाँ पर जो हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम है इसके विपरीत भी जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और वो युग्मित भी होते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पर एक शब्द आया प्रबल लिगेंड के प्रभाव में, तो ये लिगेंड प्रबल कब होंगे दुर्बल कब होंगे इसको हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आगे की वीडियो में हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को जब समझेंगे तो उसमें लिगेंड प्रबल कब होगा दुर्बल कब होगा इसको विस्तार से समझेंगे। यहाँ पर हमने संयोजकता बंध सिद्धांत के तथ्यों को विस्तार से समझे, तो इन तथ्यों के आधार पर आगे हम अष्टफलकीय संकुल के उदाहरणों को समझते हैं, जैसा कि हमको यहाँ पर प्रदर्शित है। तो संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर हम फर्स्ट उपसर संयोजन संख्या 6 वाले संकुल के उदाहरणों को समझेंगे। इसमें उपसर संयोजन संख्या 4 वाले संकुल के भी उदाहरण शामिल हैं। तो उपसर संयोजन संख्या 4 वाले संकुल के उदाहरणों को हम अगली वीडियो में समझेंगे। उपसर संयोजन संख्या 6 वाले संकुल के 3 उदाहरण यहाँ पर हमको प्रदर्शित है। फर्स्ट है हेक्साएमीन क्रोमियम 3rd आयन, सेकेंड हेक्सासाइनोफेरेट 2nd आयन, थर्ड हेक्साफ्लोरोकोबाल्ट 3rd आयन। तो इन उदाहरणों को हम एक एक करके समझते हैं। तो इसमें से जो हेक्साएमीन क्रोमियम 3rd आयन और हेक्सासाइनोफेरेट 2nd आयन, ये दोनों उदाहरण ये आंतरिक कक्षक संकुल के हैं, और जो 3rd उदाहरण है हेक्साफ्लोरोकोबाल्ट 3rd आयन, ये बाह्य कक्षक संकुल का उदाहरण है। तो हमको यहाँ पर ये जो संयोजकता बंध सिद्धांत के 4 पॉइंट हम समझे हैं, ये 4 पॉइंट को इन उदाहरणों में कैसे शामिल किया गया है इसी को हमको समझना है। यहाँ पर हम उपसर संयोजन संख्या 6 वाले संकुल में फर्स्ट उदाहरण को समझते हैं। तो फर्स्ट उदाहरण है हेक्साएमीन क्रोमियम 3 आयन। तो यहाँ पर ये जो 3 है रोमन संख्या में लिखा हुआ है, ये केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो जो क्रोमियम है केंद्रीय परमाणु, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर +3 है।
तो जो जैसा कि आप जानते हैं क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1, 4p0। यहाँ पर p का कक्षक खाली है। यहाँ पर क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, जिसको हम सामान्य अवस्था में जैसा हमको प्रदर्शित हो रहा है कि 3d के कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, 4s के कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन और 4p का कक्षक रिक्त है। अब जब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, यानी कि इसमें से जब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए जाएंगे तो इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 24 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रोमियम 3+ आयन के कक्षक को प्रदर्शित किया गया है। तो जैसा हम देख रहे हैं कि जब इसके 4s कक्षक का जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये बाहर हो जाएगा और 3d के जो 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 3d के 2 इलेक्ट्रॉन और 4s का 1 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा, जिससे क्रोमियम 3+ आयन के कक्षक में 3d में 3 इलेक्ट्रॉन शेष रहेगा और बाकी जो कक्षक है 3d के 2 कक्षक और 4s का 1 कक्षक और 4p के 3 कक्षक, ये सभी रिक्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो क्रोमियम 3+ के संग्रहित कक्षक हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि जो 3d का कक्षक है इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और 2 कक्षक रिक्त हो गया है, 4s का कक्षक रिक्त हो गया है और 4p का कक्षक रिक्त हो गया है। तो यहाँ पर जो 3d का कक्षक है ये आंतरिक कक्षक है। क्रोमियम को लिगेंड से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करना है तब उपसहसंयोजक बंध बनेगा। तो यहाँ पर लिगेंड की संख्या 6 है, तो यहाँ पर 6 कक्षक रिक्त होना चाहिए। तो यहाँ पर क्रोमियम 3+ आयन में ये D2sp3 संकरित कक्षक का निर्माण करता है, तो इसमें D का कक्षक आंतरिक कक्षक होगा। अब जब यहाँ पर हेक्साएमीन क्रोमियम 3 आयन का जो संकुल बनेगा उसमें हम देख रहे हैं कि इस संकुल आयन के कक्षक में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और जो लिगेंड 6 है, लिगेंड एमीन है। तो एमीन के जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, एमीन के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, यहाँ पर एमीन 6 है, तो 6 एमीन के अपने अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इन कक्षकों में भरे जाएंगे। तो यहाँ पर हम यह समझ रहे हैं कि जो क्रोमियम केंद्रीय धातु परमाणु है ये D2sp3 संग्रहित अवस्था में है और जो एमीन लिगेंड है ये इसके अष्टफलक के कोनों पर स्थित है, यानी कि यहाँ पर जैसे हमको हेक्साएमीन क्रोमियम 3 आयन की अष्टफल की संरचना प्रदर्शित हो रही है। तो यहाँ पर क्रोमियम केंद्रीय परमाणु और ये अष्टफलक के कोनों पर ये लिगेंड 6 लिगेंड व्यवस्थित हैं। तो इस प्रकार से यह N-1D कक्षक यानी कि आंतरिक कक्षक संकुल के अंतर्गत आ रहा है। और जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट समझे संयोजकता बंध सिद्धांत में कि इसमें D कक्षक उपस्थित होता है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें D कक्षक उपस्थित है। सेकंड हमने पढ़ा कि बंध का प्रकार, तो यहाँ पर जो लिगेंड है वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में दे करके ये उपसहसंयोजी बंध बना रहा है। थर्ड की संकुल की ज्यामिति निश्चित होती है, यानी कि जो हम जानते हैं कि जिस उपसहसंयोजन संख्या 6 वाले जो संकुल होते हैं ये अष्टफल की संरचना वाले होते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि संकुल के चुंबकीय गुण, तो ये जो हेक्साएमीन क्रोमियम 3 आयन का उदाहरण है इसकी चुंबकीय प्रकृति अनुचुंबकीय होती है। इस प्रकार यहाँ पर इसकी चुंबकीय प्रकृति अनुचुंबकीय होने का कारण क्या है, क्योंकि जो क्रोमियम केंद्रीय परमाणु है इसमें हम देख रहे हैं कि ये 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो ये 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण यह अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हेक्साएमीन क्रोमियम 3 आयन ये आंतरिक कक्षक संकुल है और इसकी चुंबकीय प्रकृति अनुचुंबकीय होती है, क्योंकि इसमें जो केंद्रीय परमाणु है क्रोमियम इसकी उपसहसंयोजन संख्या 6 है, तो उपसहसंयोजन संख्या 6 वाले संकुल की संरचना अष्टफल की होती। यहाँ पर जैसा कि हम समझ रहे हैं कि क्रोमियम केंद्रीय परमाणु है और इसमें जो 3D कक्षक 4s कक्षक और 4p कक्षक भाग ले रहे हैं। तो संकरण में हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि जो संकरण होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आगे की कक्षक में उत्तेजित अवस्था में
आगे की कक्षक में प्रवेश करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, चूंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन के हटने के बाद में कक्षकों को रिक्त करना है, क्योंकि ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर रहे हैं लिगेंड से। तो लिगेंड से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के कारण इसमें रिक्त कक्षाओं की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर D2sp3 संकरण भाग ले रहा है। सेकंड उदाहरण के माध्यम से हम संयोजकतापन सिद्धांत को और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो सेकंड एग्जांपल है हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन। तो जैसा कि ये उपसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु आयरन है, तो केंद्रीय धातु परमाणु आयरन की परमाणु क्रमांक 26, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2, 4p0 है। आगे हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड के रूप में साइनो उपस्थित है, जो हम उदाहरण पढ़ रहे हैं हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन। तो यहाँ पर हम जान रहे हैं कि इस उपसंयोजी यौगिक में आयरन केंद्रीय धातु परमाणु है और साइनो लिगेंड है। तो लिगेंड के रूप में ये साइनो आयन ये प्रबल लिगेंड क्षेत्र प्रदान करता है, जिससे फेरस या फेरिक आयन के N-1d कक्षक के इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि Fe2+ में प्रबल लिगेंड साइनो की उपस्थिति में पुनर्व्यवस्था के बाद, यानी कि साइनो लिगेंड जो प्रबल लिगेंड क्षेत्र प्रदान करता है, जिससे जो कक्षक होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की पुनर्व्यवस्था होगी और ये पीछे के कक्षक में प्रवेश कर जाएंगे और सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे। क्योंकि लिगेंड की संख्या यहाँ पर 6 है, तो केंद्रीय धातु परमाणु को 6 कक्षकों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर 6 कक्षक रिक्त करने पड़ेंगे, ताकि जो लिगेंड के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इसमें प्रवेश कर सके। यानी कि इसमें जो है केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड उपसंयोजक बंध बना सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर जब साइनो आयन की उपस्थिति में पुनर्व्यवस्था होगी, तो जो 3D के कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन है ये पुनर्व्यवस्थित होकर के इस प्रकार से 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 3D के 2 कक्षक रिक्त हो जाएगा, 4s का 1 कक्षक और 4p के 3 कक्षक, जो कि पहले से रिक्त है। अब यहाँ पर जो केंद्रीय धातु परमाणु आयरन है ये D2sp3 संकरित अवस्था में है। अब जब ये संकुल आयन के कक्षक हम देखेंगे, तो जो लिगेंड है, लिगेंड साइनो, जो कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को दे करके ये 6 उपसंयोजित बंध बनाएगा। और इस प्रकार से ये यहाँ पर जैसा हमको प्रदर्शित है संकुल आयन के कक्षक, तो इस प्रकार से जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसके 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और जो रिक्त कक्षक थे उसमें साइनो आयन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहेंगे। तो इस प्रकार से इसमें भी हम देख रहे हैं कि इसमें 3D के कक्षक भाग ले रहे हैं, तो यह आंतरिक कक्षक संकुल का उदाहरण होगा। और इसकी चुंबकीय गुण की यदि बात करें, तो इसमें चूंकि तीनों इलेक्ट्रॉन ये युग्मित हैं, इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन यह प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। क्योंकि इस संकुल निर्माण में संकरण में जैसा कि हम देख रहे हैं N-1d का कक्षक उपयोग हो रहा है, तो इस प्रकार से ये आंतरिक कक्षक संकुल कहलाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित है, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कम हो जाता है, जिससे इसे निम्न चक्रण संकुल भी कहते हैं। तो इस प्रकार हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन की तरह और अन्य उदाहरण हैं, जैसे कि एमीन क्रोमियम 3 आयन, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 3 आयन। इस प्रकार से हमने ये दोनों उदाहरण को समझे, जो कि आंतरिक कक्षक संकुल के उदाहरण हैं, जिसमें N-1d के कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं। आगे हम थर्ड उदाहरण देखते हैं, हेक्सा फ्लोरो कोबाल्ट 3 आयन। तो यह बाह्य कक्षक संकुल का उदाहरण है। मतलब अब यहाँ पर जो बाहरी कक्षक होते हैं ये भाग लेंगे।
तो जैसा कि हम उदाहरण देख रहे हैं हेक्साफ्लोरोकोबाल्ट 3 आयन। इस उपसंयोजी यौगिक में फ्लूरो ये लिगेंड है और कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु है। तो कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक 27, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d7, 4s2, 4p0। यहाँ पर हमको केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट 27 की सामान्य अवस्था का जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम प्रदर्शित है। तो यहाँ पर 3d में 7 इलेक्ट्रॉन, 4s के में 2 इलेक्ट्रॉन और 4p का कक्षक रिक्त है। यहाँ पर 4d का कक्षक भी रिक्त है। तो जब कोबाल्ट 3+ आयन, यहाँ पर जो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, तो इसमें से जब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तब इस अवस्था में यहाँ पर कक्षक में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाएंगे। सामान्य अवस्था में 3d में 7 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। तो जब ये 3+ ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा तो 3d का 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 4s के कक्षक से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कोबाल्ट 3+ आयन है, तो 3d में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन और 4s का कक्षक रिक्त, 4p का कक्षक रिक्त होगा और 4d का कक्षक रिक्त होगा। पर हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर जो हमने सेकंड उदाहरण समझे हैं, इसमें क्या हो रहा है, साइनो जो कि प्रबल लिगेंड क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फ्लोरो लिगेंड है, इस फ्लोरो लिगेंड के कारण जो 3d का कक्षक है इसमें इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हो पाता है, क्योंकि ये दुर्बल लिगेंड है। तो इसकी वजह से 3d के कक्षक का इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हो पाता है और संकरण के लिए 4d का कक्षक का उपयोग किया जाता है। तो दोनों में यही अंतर है कि ये आंतरिक कक्षक संकुल है, क्योंकि इसमें जो 3d के कक्षक है ये युग्मित हो जाते हैं। लेकिन ये जो थर्ड उदाहरण है हेक्साफ्लोरोकोबाल्ट 3 आयन, इसमें जो 3d का कक्षक है इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मन नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें जो लिगेंड है ये दुर्बल लिगेंड है और इसकी वजह से ही 4d का कक्षक का संकरण में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो 3d के कक्षक है इसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कोबाल्ट 3+ आयन होने के बाद में जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं इसकी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुसार, तो 3d के कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन, 4s का कक्षक रिक्त होता है, 4p और 4d का कक्षक रिक्त होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु कोबाल्ट है ये sp3d2 संकरित अवस्था में होगा। जैसा कि अभी तक हम समझ रहे हैं कि लिगेंड की संख्या 6 है, तो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु को 6 रिक्त कक्षक की आवश्यकता होगी, क्योंकि लिगेंड के द्वारा जब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके उपसंयोजक बंध बनाया जाएगा, तो फ्लोरो के द्वारा हर एक फ्लोरो के द्वारा इसको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाएगा। यहाँ पर हेक्साफ्लोरोकोबाल्ट 3 आयन संकुल आयन के कक्षक जैसे हमको प्रदर्शित है, तो इसमें 3d कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है, 4s के कक्षक और 4p और 4d ये तीनों कक्षक में फ्लोरो के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भरे जाते हैं। तो इस प्रकार से चूंकि यह उपसंयोजन 6 वाला संकुल है तो इसकी आकृति भी अष्टफल की होगी और चूंकि इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। और यहाँ पर जो 4d का कक्षक भाग ले रहा है, यानी कि 4s, 4p और 4d का कक्षक भाग ले रहा है, इसलिए यह बाह्य कक्षक संकुल का उदाहरण होगा। तो यहाँ पर संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार हम देख रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट में कहा कि केंद्रीय धातु आयन की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मूल अवस्था में डी कक्षक उपस्थित है। बंध का प्रकार इसमें उपसंयोजी बंध है। एक लिगेंड एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को देकर के उपसंयोजक बंध बनाता है और संकुल की ज्यामिति निश्चित होती है, क्योंकि यहाँ पर जो उपसंयोजन संख्या 6 वाले संकुल होते हैं इनकी आकृति निश्चित है, यानी कि अष्टफल की संरचना होती है और इसमें या तो n-1d कक्षक भाग लेता है या nd कक्षक भाग लेता है। यानी कि यहाँ पर जो हम
ये तीनों उदाहरण देखें तो इसमें फर्स्ट और सेकंड उदाहरण में n-1 डी कक्षक भाग लेता है जो कि आंतरिक डी कक्षक है, और जो थर्ड उदाहरण है इसमें एनडी कक्षक यानी कि बाह्य कक्षक भाग लेता है, जिसमें ये उच्च चक्रण संकुल भी कहलाता है। और चुंबकीय गुण हमने देखा कि चूंकि फर्स्ट उदाहरण हेक्साइमिन क्रोमियम 3 आयन में इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन में इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो यह प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। और हेक्साफ्लोरोकोबाल्ट 3 आयन में इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो यह अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से इन तीनों उदाहरणों के माध्यम से हमने संयोजकता बंध सिद्धांत में कहे गए तथ्यों को समझने का प्रयास किए। इस प्रकार आज हमने संयोजकता बंध सिद्धांतों के तथ्यों को और इसको उपसंयोजक संख्या 6 वाले संकुलों के उदाहरण से इसको विस्तार से समझे। आगे की वीडियो में हम संयोजकता बंध सिद्धांत के उपसंयोजन संख्या 4 वाले संकुलों को विस्तार से समझेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।